तो हमने क्या था, हमने डेरिवेशन देख लिया था, दैट इज़ सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं है, ठीक है। अब आगे का सीन ये है कि प्राइम मूवर के हेल्प से हमने रोटेशन दिया, ठीक है, फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में। जब रोटेशन दिया तब क्या चेंज हुआ वो समझो। जब रोटेशन दिए तो अभी हमने पढ़ लिया, दैट इज़ रोटेशन देने से ये इस के डायरेक्शन, फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में घूमा, तो स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फ्लक्स घटा, ठीक है, और स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फ्लक्स बढ़ा, ठीक है। कैसे बढ़ा था टॉर्क वाले ग्राफ में देख लिए थे। अब यहाँ पे इस पे फॉरवर्ड फ्लक्स के रेस्पेक्ट में स्लिप घटा, ठीक है। तो अभी जो डेरिवेशन किया था उसमें जो फॉरवर्ड टॉर्क हमने निकाला था दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे देखो स्लिप का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। स्लिप और टॉर्क इन्वर्स रिलेशन है, तो तुम्हारा जो स्लिप है वो घट रहा है, जिसके कारण क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। कौन सा टॉर्क बढ़ेगा, फॉरवर्ड टॉर्क, ठीक है। तो तुम्हारा फॉरवर्ड टॉर्क बढ़ने लगा, ठीक है। सिमिलरली बैकवर्ड टॉर्क का क्या सीन था कि बैकवर्ड जो स्लिप है वो बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था, 1 से बढ़ रहा था, 1 से और आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखो स्लिप का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये टॉर्क क्या होगा, घटेगा ही ना। कहने का मतलब कंक्लूज़न ये निकला कि प्राइम मूवर से जब रोटेशन दिया फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड टॉर्क बढ़ने लगा, बैकवर्ड टॉर्क घटने लगा, ठीक है। अब तो एक चीज़ तो हमें पता चला, रोटेशन देने से फॉरवर्ड टॉर्क बढ़ा और बैकवर्ड टॉर्क घटा, इसी कारण रोटर हमारा घूमने लगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम पावर फैक्टर के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब समझने वाली चीज़ क्या है कि किसी भी लोड में वोल्टेज और करंट साथ में जाएगा तो वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। अगर लैग से जाएगा तो वहाँ पे कहने का मतलब एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। एक्टिव पावर के लिए वोल्टेज और करंट साथ में चाहिए, मतलब जीरो पावर फैक्टर में सबसे ज़्यादा एक्टिव पावर डिलीवर किया जाता है लोड को, जीरो पावर फैक्टर के केस में, ठीक है। दैट इज़ यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब वोल्टेज और करंट एकदम ही सेम है, कोई लैग लीड नहीं है, ठीक है। जब ये प्योरली रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है। जब तुम्हारा रिएक्टेंस मिल जाता है लोड में, तब क्या होता है, करंट थोड़ा लैग करता है, जिसके कारण लोड में 100% एक्टिव पावर नहीं जा रहा होता है, कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर भी जा रहा होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना हाई लेवल का इंडक्टेंस उसमें है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम पावर फैक्टर वैरी करता है, मतलब वोल्टेज और करंट का एंगल वैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को समझने वाले हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना पावर फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है, कौन से करंट, दैट इज़ फॉरवर्ड करंट एंड बैकवर्ड करंट में, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज तो भाई 230 लग गया है इसके आसपास, ठीक है, मतलब स्टेटर के टर्मिनल पे 230 वोल्टेज लग गया है, लेकिन इसका क्या पावर फैक्टर आ रहा है, मतलब इसका वोल्टेज और इसका करंट में कितना मतलब तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज है और इस करंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, और सप्लाई वोल्टेज और इस वाले करंट बैकवर्ड करंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड करंट जो यहाँ पे हमने निकाला था वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हमें जो ये चीज़ जो है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही होगा, वेरिएबल हमें इस चीज़ पे हो रहा है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू दिस एंगल। कहने का मतलब क्या है कि करंट जो है लैग कर रहा है, माइनस साइन क्या बताता है, लैग कर रहा है, कितना वैल्यू से लैग कर रहा है, तो इतना वैल्यू से। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये वैल्यू है, ये डिग्री नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स तुमको वैल्यू देता है, डिग्री नहीं, ठीक है। तो इस जो वैल्यू आएगा उसको जब कॉस में डालेंगे तब हमें पावर फैक्टर मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में कन्फ्यूज़न होता है कि इसी को डिग्री मान लेते हैं, लेकिन ये डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को यहाँ स्टडी करो। पहले केस में क्या था, रोटर को एनआर डायरेक्शन में हमने घुमा दिया था, दैट इज़ फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड स्लिप जो है घट रहा था, तो फॉरवर्ड स्लिप घट रहा है। फॉरवर्ड स्लिप जब घट रहा है तो ये पूरा वैल्यू घटेगा। क्यों घटेगा,
घटेगा इसीलिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो कॉइल का पैरामीटर है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। स्लिप वैल्यू डाउन होने से कंप्लीट वैल्यू डाउन होगा, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू डाउन होगा तो ये क्या है, ये डिग्री है, एंगल है। जब एंगल घटेगा तो टैन का वैल्यू घटेगा। देखो यहाँ पे एंगल जब घट रहा है तो टैन इन्वर्स का वैल्यू भी तो घट रहा है, टैन इन्वर्स का वैल्यू भी तो घट रहा है, तो ये कंप्लीट वैल्यू घटेगा, समझे। तो घटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है लैग जो करंट जिस वैल्यू से लैग कर रहा है वो वैल्यू ही घट रहा है। मतलब करंट पहले जो भी लैग कर रहा था, अब करंट का जो लैगिंग नेचर है वो इम्प्रूव कर रहा है, मतलब करंट वोल्टेज के नज़दीक जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहा है, किसका, फॉरवर्ड करंट का, ठीक है। अब यही चीज़ बैकवर्ड करंट में समझेंगे। बैकवर्ड करंट भी सेम वही, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे स्लिप का वैल्यू समझो। अच्छा तो जो अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ जो स्लिप होगा, यहाँ पे जो स्लिप है ये हमने फॉरवर्ड स्लिप के टर्म्स में ही डिराइव किया था। यहाँ 2 माइनस एस एफ है, ठीक है। एस बी क्या होता है, एस बी इज इक्वल टू 2 माइनस एस एफ, तो यहाँ पे एस बी डाल दूँ, ठीक है। जब एन आर जब दिए थे इस डायरेक्शन में तो बैकवर्ड स्लिप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड स्लिप है, बैकवर्ड स्लिप बढ़ेगा तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बढ़ेगा। ये कंप्लीट क्या है, डिग्री ही तो है। तो tan इन्वर्स में जब एंगल बढ़ रहा है, दैट इज़ दिस साइड, तो देखो वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट में पूरा चीज़ है इसका वैल्यू बढ़ रहा है। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि लैग कर रहा है। जब ये वैल्यू बढ़ रहा है, कहने का मतलब करंट जितना वैल्यू से लैग कर रहा था वोल्टेज से, वो वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब करंट पहले जो भी लैग कर रहा था उससे और ज़्यादा ही लैग कर रहा है। कहने का मतलब ये पावर फैक्टर बहुत ही डिटोरिएट कर रहा है, ठीक है। क्यों डिटोरिएट कर रहा है, क्योंकि करंट वोल्टेज से कंटिन्यूस लैग करते जा रहा है और ये लैग बढ़ते जा रहा है। तो करंट और वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझो कि जब करंट और वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो एक्टिव पावर जो डिलीवर हो रहा है लोड को वो घट रहा है, और एक्टिव ही तो ट्रू पावर है जो कि आउटपुट जनरेट करता है। तो जब एक्टिव पावर ही घट रहा है तो ट्रू पावर मतलब लोड को कोई शक्ति ही नहीं मिल रहा है, समझो, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप को लेके सर ने बताया, तो फॉरवर्ड स्लिप क्या है, देखो फॉरवर्ड स्लिप घट रहा है, ये चीज़ घटेगा तो 2 माइनस समथिंग ये पूरा वैल्यू घटेगा, समझे। ये पूरा वैल्यू घटे, एक सेकेंड, ये चीज़ घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा ना भाई, क्यों, क्योंकि 2 माइनस समथिंग घट रहा है तो ये ब्रैकेट वाला चीज़ तो बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो स्लिप का वैल्यू रहता है 2, तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाता है, लेकिन 2 से मान लो घट रहा है, दैट इज़ 1 हो गया, तो भी ये वैल्यू तो ब्रैकेट वाला बढ़ रहा है। 1 से आधा हो गया तो भी ये ब्रैकेट वाला वैल्यू बढ़ रहा है, ये ब्रैकेट वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो ये पूरा वैल्यू बढ़ रहा है। ये पूरा वैल्यू बढ़ रहा है तो टैन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक ना। ये पूरा वैल्यू बढ़ रहा है तो टैन का वैल्यू बढ़ेगा, टैन का वैल्यू बढ़ेगा तो ये कंप्लीट वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट वैल्यू बढ़ेगा, मतलब करंट जिस वैल्यू से लैग कर रहा है वोल्टेज से वो वैल्यू ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको गलती हाँ चलो ये सही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पावर फैक्टर के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो रोटर को जब इस डायरेक्शन में रोटेट दिए, दैट इज़ फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड करंट का पावर फैक्टर इम्प्रूव। देखो पावर फैक्टर जो होता है ना वो करंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज अपना कांस्टेंट है, करंट ही आगे पीछे होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है और बैकवर्ड करंट का पावर फैक्टर डिटोरिएट कर रहा है। इसको लिखे होंगे कहीं, ये तो टॉर्क इंक्रीज या रिड्यूस लिख दिए हैं, ठीक है। फॉरवर्ड करंट का पावर फैक्टर कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है और बैकवर्ड का पावर फैक्टर बैकवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट पावर फैक्टर करंट का होता है, फॉरवर्ड करंट का पावर फैक्टर एंड बैकवर्ड करंट का पावर फैक्टर कंटिन्यूसली ख़राब होता चला जा रहा है, इसलिए मोटर कीप्स ऑन रोटेटिंग
in that direction and reaches in that PM prime mover direction and reaches NS। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का भी सर ने बताया था, दैट इज पावर फैक्टर डिटोरिएट कर रहा है जिसके कारण एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड घट रहा है, और एक्टिव ही रियल शक्ति होता है, रियल एनर्जी एक्टिव पावर ही होता है। ठीक है, एसी का मैग्नीट्यूड जब घटता है तो रोटर को कौन सा पुल्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये तो आगे का चीज़ है, मैंने इधर लिख दिया। नाउ विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल मॉडल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मॉडल बता ही दिया। अब आता है ये टॉर्क स्पीड ग्राफ। ठीक है, ये टॉर्क तुम्हारा वैसे ही है जैसे 3 फेज में है। ठीक है, अब इसको 3 फेज जैसा क्यों बनाया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला कि 2 ठो फ्लक्स है और दोनों रोटेटिंग नेचर का है। ठीक ना, तो वैसा ही कुछ हमने बना दिया, दैट इज़ ये फॉरवर्ड फ्लक्स हो गया और ये बैकवर्ड फ्लक्स हो गया। ये स्टार्टिंग बैकवर्ड टॉर्क, ये स्टार्टिंग फॉरवर्ड टॉर्क। ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो ऐसा टॉर्क बनेगा। ठीक है, अब ये साइनोसॉइडल रिजेंबल कर रहा है, लेकिन इसको साइनोसॉइडल बोलेंगे नहीं क्योंकि उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, खैर ये देखो रिजल्टेंट जो टॉर्क है, रिजल्टेंट जो टॉर्क है वो देखो यहाँ पे देखो, अगर एक्चुअल टॉर्क होता तो इतना आरपीएम जाता, रिजल्टेंट यहीं तक गया। सिमिलरली आरपीएम घट गया। ठीक है, आरपीएम थोड़ा सा घटा है, जो इसमें देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा था कि साइंटिस्ट का थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में स्प्लिट करके सप्लाई देना। ठीक है, अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाया गया। ठीक है, क्या किया गया कि एक ही वाइंडिंग के जगह 2 वाइंडिंग कर दिए और सप्लाई से एक ही फेज लिए और उस दोनों को पैरेलल में दे दिए। ठीक है, पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, एक फेज का सप्लाई दोनों कॉइल में एक ही टाइम पे पहुंच रहा है, सीरीज नहीं, पैरेलल। पैरेलल में एक ही टाइम पे दोनों पे पहुंचता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाया है आगे। हाँ, ये देखो रेजिस्टेंस, अरे यार, अच्छा करंट का कनेक्शन समझ लो, कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारा मेन वाइंडिंग हो गया, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, ये जो है ये रेजिस्टेंस स्टार्ट है तो इसका अलग नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन मान के चलो, मतलब अभी के लिए मान लो कि ये भी सेम है, ये भी एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो साइंटिस्ट का थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग एक वाइंडिंग इधर, एक वाइंडिंग इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटर का कंडक्टर हो गया। देख सकते हो 2 ठो कंडक्टर है। 2 ठो कंडक्टर कैसे है, जो स्टेटर का एक वाइंडिंग था उसी को हमने ब्रेक कर दिया 2 वाइंडिंग में। ठीक है, और दोनों को हमने सप्लाई दे दिया। ये तुम्हारा मेन वाइंडिंग हो गया और ये आई ए मेन वाइंडिंग में आई ए और बी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आई बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो तुम्हारा ये सर्किट है, इस सर्किट में आई ए जा रहा है, इस सर्किट में आई बी करंट जा रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों जो है पैरेलल में है कि सीरीज में है। हाँ, ये देखो कैसे इसमें पोल्स फॉर्मेशन हुए। देखो ये करंट इसमें घुसा। ठीक है, अब देखो डॉट और क्रॉस का फंडा क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर में डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि करंट कॉइल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है कि करंट ट्रांसफॉर्म मतलब डिवाइस के अंदर घुस रहा है। ठीक ना, तो यही टेक्निक हम लोग तमाम तरह के लोड में बताते हैं। ठीक है, डॉट मतलब करंट बाहर निकलना, क्रॉस मतलब करंट अंदर जाना। यहाँ करंट अंदर जा रहा है तो क्रॉस लगा दिए, यहाँ करंट बाहर निकल रहा है तो डॉट लगा दिए। ठीक है, ये एक ही कंडक्टर है, अंदर में सिलेंड्रिकल टाइप में बाउंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस डॉट और क्रॉस से ये देखो ये क्या है, क्रॉस है। क्रॉस मतलब
ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ऐसे। कहने का मतलब मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे हो गया, इधर नॉर्थ बना इधर साउथ बना, ये स्टेटर का है, स्टेटर का अंदर देखा जाता है ना, तो मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गया। और जो तुम्हारा दूसरा कंडक्टर है उसमें जो सप्लाई थी जिसके कारण ऐसे फ्लक्स बन गया, ठीक है। तो ये देखो हमने वाइंडिंग कुछ मतलब हमने वाइंडिंग को कुछ इस तरह अरेंज किया है कि पहले जो करंट गया वो ऐसा फ्लक्स बनाया और दूसरा जो करंट गया वो ठीक 90 डिग्री बाद ऐसा फ्लक्स बनाया। इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक ना। ये दोनों फ्लक्स का जो मिनिमम डिग्री होता है जो कि रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा रोटर में, वो 30 डिग्री होता है, ठीक है। सर ने स्किप कर दिया था, मिनिमम डिग्री 30 होना कंपलसरी है। 30 से अगर कम हुआ तो रोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा स्प्लिट फेज में, ठीक है। इसको स्प्लिट फेज बोला जाता है। स्प्लिट फेज मतलब एक ही फेज को हमने स्प्लिट करके स्टेटर में घुसाया दिया, ठीक है। तो ये मिनिमम एंगल 30 डिग्री होना चाहिए और मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए तुम्हारा जो मैक्सिमम एंगल है वो 90 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्सिस बन गया। अब इसके आगे क्या है, ठीक है। इसमें देखो पहले जो करंट है वो ऑक्सिलरी में दिया गया, ठीक है, ऑक्सिलरी में। दूसरी बार जो करंट दिया गया तो बड़ा कौन होगा, सॉरी बड़ा नहीं, पहले करंट कौन आएगा, IB, ठीक है। अब ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये एज पर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हमने जिस वाइंडिंग को पहले करंट दिया उसमें पहले करंट आया, उसके बाद दूसरे वाइंडिंग में करंट आया, ठीक ना। तो एट 0 इंस्टेंट IB मैक्सिमम है, ठीक है। दोनों का पीक वैल्यू सेम है IM, ठीक है। ये कोसाइन को फॉलो कर रहा है, ये साइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री पे स्टेटर में समझते हैं कि कौन सा फ्लक्स है और किस डायरेक्शन में फ्लक्स है, ठीक है। देखो 0 डिग्री में IB करंट एग्जिस्ट कर रहा है जबकि IA 0 है, ठीक है। IB का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, IM, ठीक है। 0 डिग्री पे ये सीन है, ये 0 और ये इतना वैल्यू, ठीक है। स्टेटर में ये तुम्हारा था ऑक्सिलरी, IB क्या था, IB ऑक्सिलरी करंट था ना। IB देखो ऑक्सिलरी करंट है, तो ऑक्सिलरी करंट, मान लो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे है तो इसमें करंट गया, घुसने वाले करंट को क्रॉस, निकलने वाले डॉट, इसके अकॉर्डिंग पोल्स बना लो। ये ऐसे है तो ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, ठीक है। नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, मैग्नेटिक लाइंस स्टेटर के अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। तो φm ये मेरा फ्लक्स दिख गया। ये जो फ्लक्स है φm नहीं होना चाहिए, ये φa होगा, ऑक्सिलरी फ्लक्स है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 90 डिग्री पे देखो, 90 डिग्री पे तुम्हारा IB करंट 0 हो गया जबकि IA मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये मेन वाइंडिंग है, तुम्हारा मेन वाइंडिंग में करंट आया, ठीक है। इस करंट को हमने इधर से घुसाया था तो इधर क्रॉस, इधर डॉट, नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन, ठीक है। ये φm हो गया, मतलब मेन फ्लक्स ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली 180 पे ये होगा, 270 पे ये होगा, ठीक है। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ रहा है मतलब डिग्री बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का रोटेशन कैसे है, पहले इधर फिर इधर, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको φa, ठीक है, ऑक्सिलरी, ये क्या है 180 पे ऑक्सिलरी है तो φa ये तुम्हारा मेन वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि फ्लक्स जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। 0 पे तुम्हारा IM वैल्यू था, 180 पे -IM, ठीक है। फ्लक्स ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज, ठीक है। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है एंगल। कहने का मतलब जो बड़ा एंगल से छोटा एंगल की ओर फ्लक्स रोटेट करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर में समझ में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज में क्वेश्चन जब दिया रहेगा कि ये इतना, इसका करंट ये मतलब करंट का ये पावर फैक्टर है, वोल्टेज का, सॉरी ये वाला करंट का ये पावर फैक्टर है, तो बताओ तुम्हारा NS किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो वो इधर ही से निकालेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पेज अटैच करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है।
स्प्लिट फेज को हम लोग 2 फेज इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो ये स्टेटर के अंदर तो ये 2 फेज की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर हम लोग करेंगे। देखो स्प्लिट फेज मोटर में स्प्लिट करने का लॉजिक क्या था? तो स्प्लिट करने का लॉजिक ये था कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवा पाएँ, ठीक है। दूसरी बात, स्प्लिट फेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन क्या था कि ये एंगल जो है 30 से बड़ा और मैक्सिमम 90 तक हम लोग कर सकें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए तुम सिंपल 2 ठो कॉइल को लगा दोगे या दोनों में सीरीज में करंट पास करवा दोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब करंट जो है वो एक कॉइल में जाएगी और उसके 90 डिग्री बाद दूसरे कॉइल में इंटर करना चाहिए। ऐसा तुम कैसे करोगे बिना कोई एक्सटर्नल लगाए हुए? एक वायर में तो करंट फ्लो करके निकल जाएगा, उतना टाइम थोड़ी ना लगाएगा, समझे। तो स्प्लिट फेज का हमारा मेन टारगेट है कंस्ट्रक्शन में कि इस दोनों करंट के बीच में 90 डिग्री का लैग बनाए, ठीक है। अब करंट बोल दो, करंट और फ्लक्स सेम ये फॉलो करता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो करंट है स्टेटर में, करंट और फ्लक्स सेम ग्राफ फॉलो करता है, ठीक ना। इसीलिए करंट बोलो या फ्लक्स बोलो सेम ही चीज़ हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा टारगेट क्या रहता है स्प्लिट फेज में कि दोनों करंट के बीच मिनिमम 30 डिग्री का गैप रखें और मैक्सिमम 90 डिग्री का गैप रखें, ठीक है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम वेरियस वेज अपनाते हैं। दैट इज़ पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट, दूसरा कैपेसिटेंस स्टार्ट, तीसरा कैपेसिटर रन, चौथा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस स्टार्ट समझेंगे नेक्स्ट वाले में।